आज हम लोग इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि दोनों सदनों की संरचना कैसे होती है, उनमें कितने लोग होते हैं, लोकसभा में कितने लोग होते हैं और राज्यसभा में कितने लोग होते हैं, और वो लोग कहाँ से आते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से चुन के आते हैं या फिर प्रत्यक्ष रूप से चुन के आते हैं। तो आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं समय की न बर्बाद करते हुए। हमने कल जाना संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। दोस्तों हम सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं। तो राज्यसभा में जो सदस्यों की संख्या होती है अधिकतम हो सकती है कितनी दोस्तों? अधिकतम 250 मैक्सिमम सदस्य हो सकते हैं इसे 238 सदस्य। हमने कल बात की थी जो राज्यसभा है उसमें एक तो संघ से मिलकर राज्यसभा उसमें मेंबर होते हैं, एक तो राज्य के होते हैं, दूसरे संघ क्षेत्र के होते हैं, मतलब केंद्र शासित प्रदेश के होते हैं। तो इसमें जो 12 मेंबर है वो राज्य प्लस संघ क्षेत्र से है, और जो बचे हुए 12 मेंबर हैं वो मनोनीत होते हैं। मनोनीत का मतलब यहाँ पे ये है कि राष्ट्रपति जी उनकी ये मनोनीत उनकी योग्यता के आधार पर, जैसे किसी को कला का ज्ञान है, किसी को विज्ञान का ज्ञान है, उसके आधार पे वो उनको मनोनीत करते हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से चुनकर बिना चुने हुए जनता के वो संसद में बैठ सकें। ये 238 मेंबर होते हैं दोस्तों, ये होते हैं ये प्रत्यक्ष रूप से आते हैं, मतलब अप्रत्यक्ष रूप से आते हैं, मतलब कि ये जनता के द्वारा चुने हुए नहीं होते हैं। ये इनको कौन चुनता है? जो हमारे विधानसभा के मेंबर होते हैं, जो एमएलए होते हैं, वो इनको चुनते हैं। इनको चुनते हैं तो फिर इनका चुनने का एक प्रोसेस होता है, हम प्रोसेस के बारे में आगे बात करने वाले हैं कि इनको कैसे चुना जाता है, कौन से राज्य से कितनी सीट होती है इनमें। फिर हम अभी वर्तमान की जानने की कोशिश करते हैं वर्तमान में इसमें कितने मेंबर है। राज्यसभा में वर्तमान में जो मेंबर है दोस्तों वो है 245। अब 245 के हिसाब से हम बंटवारा कर लेते हैं, राज्य में कितने हैं, संघ क्षेत्र में कितने हैं और मनोनीत कितने हैं। मैक्सिमम मेंबर दोस्तों इसलिए रखे गए हैं कि कहीं कभी कभी क्या होगा कि हमारे जो निर्वाचन क्षेत्र है वो उनकी जनसंख्या के आधार पर उनकी जो सीमा है वो चेंज होती रहती है। तो इसलिए ये मैक्सिमम मेंबर रखे गए हैं, इतने हो सकते हैं मैक्सिमम, और मिनिमम तो हमने अभी वर्तमान में देख ही रहे हैं 245 हैं। उनमें से हम एक एक करके हम डिवाइड करते हैं कि राज्य में कितने हैं, संघ क्षेत्र में कितने हैं और मनोनीत कितने हैं। तो 229 हो गए दोस्तों राज्य में, 12 तो मनोनीत होने ही है, तो इनको राज्य को इनको जोड़ के अपने आप पता पड़ जाएगा कितने हैं। 4 लोग हैं, 229 हो गए दोस्तों राज्य से, 4 लोग हो गए संघ क्षेत्र से और 12 लोग हो गए मनोनीत। 4 लोग संघ क्षेत्र से इसलिए हुए, इसका मतलब ये है कि वहां पे हो सकता है निर्वाचन क्षेत्र में वहां ऐसा हो सकता है, वहां पे निर्वाचन क्षेत्र जो बनाया गया होगा जो उनकी जनसंख्या के आधार पर होता है, जिस क्षेत्र की 60 राष्ट्रीय जनसंख्या कम है वो वहां उसके उस संघ राज्य के वहां पर एक भी मेंबर चुनकर नहीं जाते। क्यों नहीं जाता? क्योंकि उनका वो एक क्राइटेरिया रखा हुआ है कि मिनिमम उनका निर्वाचन क्षेत्र है वो इतने लाख का होना चाहिए। तो इसलिए जो 3 राज्य इनमें से उन्हीं के मेंबर जाते हैं दोस्तों चुन के। कौन सा? दिल्ली, पांडिचेरी और जम्मू कश्मीर। इनसे 3 राज्यों से 4 लोग चुन करके जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो राज्य और संघ क्षेत्र की जो सीटों का आवंटन किया गया है वो हमारे संविधान में 4थी अनुसूची के अंतर्गत किया गया है। चौथी अनुसूची के अंदर दोस्तों इसका बंटवारा किया गया है कि राज्य के पास कितनी होंगी और संघ क्षेत्र के पास कितनी होंगी।
अब हम दोस्तों जानने की कोशिश करते हैं एक एक करके कि राज्यों का जो प्रतिनिधित्व होता है वो कैसे मेंबर चुन के आते हैं और संघ क्षेत्र से कैसे आते हैं और जो मनोनीत मेंबर होते हैं वो कैसे आते हैं। ये तो हमने जान ही लिया कि राज्यों का जो प्रतिनिधित्व होता है वो राज्य के जो विधानसभा के मेंबर होते हैं तो वो इन लोगों को वोट देते हैं। वोट देने का उनका क्राइटेरिया होता है कि जो अब वोट कैसे देंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है क्योंकि जो मेंबर ऑफ विधानसभा है वो इन लोगों को कैसे करके चुनेंगे, मनोनीत कैसे करके इनको चुनेंगे। तो उसमें क्या होता है दोस्तों, एक अनुपातिक चुनाव प्रणाली पद्धति। क्या होती है? अनुपातिक चुनाव प्रणाली पद्धति। अब दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ, अभी फिलहाल के लिए इतना समझ लीजिए। इसका मतलब ये होता है कि जो मेंबर हैं उनको जैसे विधानसभा का जैसे लेटेस्ट आप विधानसभा का इलेक्शन लड़ रहे हो, इलेक्शन लड़ने के बाद जो मेंबर ऑफ एमएलए जो हमारे विधानसभा के मेंबर हैं वो क्या करेंगे कि अपना चार लोग खड़े हुए तो अपना प्रेफरेंस देते हैं। पहले प्रेफरेंस हम किसको बनाना चाहते हैं, राज्यसभा का मेंबर, दूसरा किसको बनाना चाहते हैं, तीसरा किसको बनाना चाहते हैं और चौथा किसको बनाना चाहते हैं। ऐसे करके उन्होंने प्रेफरेंस दे दिया। फिर जो दूसरा मेंबर होगा वो कहेगा, जो दूसरा बारा वो उसको पहला मेंबर कहेगा मैं इसको बनाना चाहता हूँ, फिर इसको ऐसे करके ये क्या हुआ, अनुपातिक चुनाव प्रणाली है। ठीक है। जो सीटों का बंटवारा है दोस्तों वो राज्य की जनसंख्या के आधार पर किया गया है। इसका मतलब ये है कि जिसकी राज्य में ज्यादा जनसंख्या होगी उस राज्य की ज्यादा सीट होगी। अब जैसे लेटेस्ट हम एक एग्जांपल लेने की कोशिश करते हैं, एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। उत्तर प्रदेश है हमारा, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटें हैं वो है 31। ऐसे हम देख लेते हैं पांडिचेरी, उससे ओनली 1 है। यहाँ पर ये कोई नहीं है, मतलब कि 29 राज्य हैं, 29 केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर 29 जो राज्य हैं तो उनकी बराबर भूमिका कर दी जाए। क्योंकि बराबर भूमिका करने का मतलब ये है दोस्तों कि सभी जो जनसंख्या है उनको अपना दायित्व नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि किसी राज्य में हो सकता है जनसंख्या ज्यादा हो, किसी राज्य में कम हो, तो इसलिए उन्होंने राज्य का बंटवारा जो अनुपातिक का वोट डालने का जो बंटवारा किया हुआ है। जो एमएलसी है हमारे, जैसे एमएलसी चुन के आते हैं वो भी तो एक तरह से कह सकते हैं यूपी में ज्यादा होंगे तभी तो वो ज्यादा राज्यसभा में बैठ पाएंगे, राज्यसभा में वोट दे पाएंगे ज्यादा लोगों को, क्योंकि वहां पे जनसंख्या ज्यादा है, जाहिर सी बात है। अब हम देखेंगे अमेरिका के बारे में थोड़ा। अमेरिका में दोस्तों ऐसा नहीं है। अमेरिका में क्या है, जितने भी राज्य सबको 2-2 सीट दे दी गई है। क्योंकि जो वहां की जो राज्यसभा है वहां पर कितने मेंबर हुए हैं, उसमें 100 मेंबर होते हैं, 100 मेंबर उसमें होते हैं। मतलब कि इसका मतलब हम निकाल सकते हैं वहां पर 50 राज्य है। मतलब ईच राज्य को कितनी सीट दी हुई है, 2 सीट दी हुई है। और इस हिसाब से उन्होंने अपने राज्यसभा में है वो 100 मेंबर को बिठा दिया है। इसके बाद हम देखते हैं कि संघराज्य क्षेत्र क्या होता है। इसमें जानने की कोशिश करते हैं कि संघराज्य क्षेत्र क्या होता है। इसमें दोस्तों क्या होता है कि जो मेंबर हैं वो निर्वाचन प्रणाली के तहत चुन करके आते हैं हमारी राज्यसभा में। इसके लिए एक निर्वाचन प्रणाली का चयन किया गया है। निर्वाचन प्रणाली का चयन कर दिया है। इसका मतलब ये है कि जो मेंबर है वो निर्वाचन प्रणाली के थ्रू चुन करके आएंगे। इनका जो चुनाव है दोस्तों वो निर्वाचन मंडल द्वारा होता है। और वहां पर हमने देखा अनुपातिक चुनाव प्रणाली के द्वारा होता है। यहाँ पर क्या है, एकल संकरणी मत द्वारा होता है। हम इस पर बाद में डिटेल में चर्चा करेंगे, फिलहाल के लिए इतना समझ लीजिए। इसका मतलब ये होता है कि सिंगल पर्सन सिंगल वोट, मतलब कि वो अपना उसमें क्या था कि पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 अपना प्रेफरेंस देता था, पहले इसको रखो फिर इसको फिर इसको। इसमें कुछ नहीं है। इसमें क्या है कि डायरेक्ट एक ही मेंबर को वोट देना है कि तुम
इनको दे लो, चाहे इनको दे लो, चाहे इनको दे लो, चाहे इनको दे लो। सीधा सीधा ये है इसका मतलब। और उसमें क्या था कि अनुपातिक थी, पहले इसको या इसको, प्रेफरेंस किसको सबसे पहले रखना चाहते हो आप, फिर इसको रखना चाहते हो, फिर इसको। हम इसको बात कर लेंगे कि अनुपातिक प्रणाली को पूरे भारत में या लोकसभा में क्यों जारी नहीं किया जाता है। उसको अनुपातिक प्रणाली को कुछ लोगों तक, जैसे राष्ट्रपति का इलेक्शन है, उपराष्ट्रपति का इलेक्शन है और हमारा जो सभापति है उनका इलेक्शन है, कुछ ही लोगों तक क्यों सिमट कर रह जाती है। इसमें हम बात करेंगे अनुपातिक प्रणाली के बारे में पर्टिकुलर, कि वो क्यों पूरे देश में लागू नहीं हो रही है। हम लोग देखते हैं नाम तो या नाम निर्देश, मतलब हमने ये बात की थी कि ये लोग होते हैं वो किसके द्वारा थ्रू इलेक्टेड होते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा ये लोग इलेक्टेड होते हैं। राष्ट्रपति इनको इलेक्टेड करने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तब राष्ट्रपति इनको इलेक्ट करेगा। सबसे पहले तो इनको कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवाओं, समाज विषयों के बारे में जानकारी होनी चाहिए इनको। इनका मतलब एक इलेक्टेड करने का मतलब ये है, जो बड़े बड़े पर्सन हैं जिनको कला का ज्ञान है, साहित्य का ज्ञान है, विज्ञान का ज्ञान है, उन्हें अपनी राज्यसभा में बैठने का मौका मिलाया है, जिससे वो हमारे आने वाले जो हमारे बिल वगैरह पास होते रहते हैं, अमेंडमेंट होते रहते हैं, उन्हें अपनी हिस्सेदारी दिखा पाए, क्योंकि उनको कला के क्षेत्र में बहुत ज्यादा ज्ञान है, साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में और समाज विषयों के। तो जाहिर सी बात है, जो हमारा जो कानून बनेगा, अगर किसी कला के क्षेत्र में बन रहा है तो वो अच्छे से बन पाएगा, साहित्य के क्षेत्र में बन रहा है तो अच्छे से बन पाएगा, और विज्ञान क्षेत्र में बन रहा है तो अच्छे से बन रहा है, समाज के विषय के बारे में बन रहा है तो वो अच्छे से बन पाएगा। क्योंकि जो हमारे जो राज्य के मेंबर होते हैं वो जरूरी थोड़ी है कि वो कला का ज्ञान रखते हो, जरूरी थोड़ी है वो साहित्य का भी ज्ञान रखते हो, जरूरी थोड़ी है वो विज्ञान के मेंबर को इलेक्टेड करना एक बहुत बड़ा रीजन था।